डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज टॉप 1000 की सीरीज शुरू होने वाली है जो कि बीपीएससी से रिलेटेड है। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को है, तो 69 जो प्री है वो उस दिन हेल्ड होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वह इस पेपर में हमें देखने को मिलेगी, या इस वीडियोज़ में हमें जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमें पूरी तरीके से जीएस और करंट अफेयर दोनों के ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, जैसा कि आपको गुरबचन सर ने बताया है वीडियो में। इसमें हम जीएस के सारे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन बिहार स्पेशल सबको कवर करेंगे और इसके साथ साथ करंट को कवर करेंगे। पहले करंट की सीरीज़ आएगी, पहले जीएस की सीरीज़ आएगी, जीएस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट आएंगे और उसके बाद हमें करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पुरापाषाण युग में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? इसका सही ऑप्शन है ए, आग जलाना। जो पुरापाषाण काल के लोग थे उनकी जो सबसे बड़ी खोज थी वह थी आग जलाना। आग जलाना से एक तरीके से जो मनुष्य के उद्भव की जो शुरुआत हुई थी वह वहीं से हमें देखने को मिलती है। आग जलाने से लोग अपना भोजन का प्रयोग करने लगे और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें आने लगी जिससे हमें यह देखने को मिलता है कि मनुष्य का उद्भव किस प्रकार से शुरू हुआ। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। एक तरीके से कह सकते हैं पहिए की खोज की गई थी। तो जितनी भी मनुष्य के अंदर स्थायी निवास की प्रकृति आई थी वह आग की खोज और जो पहिए की खोज थी इससे देखने को मिलती है। इससे पहले का जो जीवन था वह मनुष्य एक तरीके से खाना बदोश जीवन जी रहा था। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो इसका ऑप्शन है ए, यानी कि पुरापाषाण संस्कृति। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिस संस्कृति के बारे में भी अभी आपको बताया है वह सभी जो संस्कृति है वह पुरापाषाण संस्कृति के बारे को ही एक दूसरा नाम जिसके हम बारे में हम सोहन संस्कृति कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव के इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उसको बनाना प्रारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन है सी, नवपाषाण काल। जैसे मैंने अभी आपको बताया पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता। जब पहिए का आविष्कार हुआ था उसके बाद ही मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए गए। और जो मिट्टी के बर्तन थे यह बहुत ही एक तरीके से मनुष्य के जीवन का जो एक मनुष्य के इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और बहुत तरीके के हमें बर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमें हर संस्कृति में अलग अलग तरीके के बर्तन देखने को भी मिले हैं। ठीक, जैसे कि हम देखेंगे मालवा संस्कृति में हमें काला और लाल रंग का बर्तन देखने को मिला है। बुर्जहोम में हमें धूसर बर्तन देखने को मिलते हैं। जोखे में हमें लाल बर्तन देखने को मिलते हैं। दक्षिणी नवपाषाण काल में हमें चमकीले बर्तन देखने को मिलते हैं, मतलब उसमें पेंट का प्रयोग या ऐसा किसी चीज़ का प्रयोग करने लगा था। और पूर्वी नवपाषाण काल में हमें उस समय भूरे लाल रंग के बर्तन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें देखते हैं कि बर्तनों के प्रकार की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें मनुष्य की ने कहाँ तक उसकी जो प्रकृति हुई है वह कहाँ तक उसका उद्भव हुआ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि अब पाकिस्तान में आता है, वहाँ से कपास की खेती का सर्वप्रथम जो साक्ष्य था वह हमें प्राप्त हुआ था। और कोल्ही डिवा यहाँ से हमें चावल के प्रति जो प्राचीनतम लक्ष्य है साक्ष्य हैं वह हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पांडु रजार डीबी। जो यह है यह कश्मीर में नहीं स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा बुर्जहोम, गुफरकाल और मार्तंड, यह जो तीनों हैं यह तीनों कश्मीर में स्थित हैं और ये नवपाषाण काल के हैं। और जो पांडु रजार ढीबी है यह वेस्ट बंगाल में स्थित है। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। किस किस राज्य में है? तो देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन डी है। पंजाब में हमें देखने को मिलती है, राजस्थान में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यहाँ तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे जो इसका सर्वमान्य काल है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये ग्रीक
ग्रीस की जो सभ्यता थी, जो ग्रीक की सभ्यता है, वहाँ के बराबर उसके समकालीन नहीं मानी जाती है। इसके अलावा ये मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? अगर हम यह देखें तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज के बारे में कह सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सर्वाधिक पश्चिमी जो स्थल है वह सूत का कंडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी हमें आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तरी स्थल हमें मांदा जम्मू कश्मीर और जो दक्षिणी स्थल है वह हमें दैमाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये सबसे जो विस्तार है इसका वह ऐसा देखने को मिलता है। और जो सबसे जो बड़े उसमें जो नगरीय अवस्था थी उसमें जो सबसे बड़े 6 नगर थे वह मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये हम मान सकते हैं कि ये बहुत बड़े और बहुत अच्छे स्थल नगर माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, यह सबसे पुराना पहला खोजा गया स्थल था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो के लिए एक शब्द है जो कहा जाता है। यह वहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों की मृतक लोगों की हम बोल सकते हैं उनकी डेड बॉडी मिली थी, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। और यह यहाँ का सबसे जो प्रचलित स्थल है और सबसे पुराना स्थल के रूप में इसको कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। अब इसकी स्थिति क्या है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, हड़प्पा जो संस्कृति है उसमें हमें चांदी के साक्ष्य देखने को मिले हैं। कई प्रकार की ऐसी चीज़ें मिली हैं जहाँ से हमें चांदी के बारे में पता चलता है कि इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे जो लोग थे उनको धातु में चांदी धातु का भी ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। यह जो काल है इसके बारे में कहा जा सकता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। सिंधु घाटी आद्य ऐतिहासिक काल से में निर्धारित होता है या इसका युग यही है। इस समय के जो इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वह द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से हमें किस स्थल पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन डी इसका मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि हमें कुएं के अवशेष मिले। कालीबंगा राजस्थान में जो स्थित है वहाँ पे हमें काली चूड़ियों के हमें वहाँ पे अवशेष देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक तरीके से पोर्ट था जो कि बहुत प्रसिद्ध और पुराना जो व्यापार में प्रयोग किया जाता था वह हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। कालीबंगा जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान। इसके अलावा सूरकोटरा में हमें घोड़े के अवशेष देखने को मिले हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली हैं। कई जगहों पे जगह पे हमें नई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हर जगह हम यह देखेंगे कि हर जगह पे एक नई चीज़ें मिलती हैं। कई बार हमें नई जगह के साथ साथ वहाँ पर जितनी भी जगह है उसमें हमें कई प्रकार की ऐसी समानताएं देखने को मिली हैं। ठीक है, तो यह हम देखने को मिलता है। चांदी की उपलब्धता से मैंने आपको बताया कि वह हड़प्पा संस्कृति में है। उसके साथ साथ सिंधु घाटी की सभ्यता में कुएं के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल संस्कृति का किस काल को माना जाता है? इसका ऑप्शन है ए, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय होता है इस समय को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। इसमें इस समय जो वैदिक संस्कृति के समय यहाँ पे एक नई हमें समय वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल है वह 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल है वह हमें 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में देखने को मिला है। यह 2 संस्कृतियां मानी जाती हैं वैदिक संस्कृतियां। ठीक है, उस समय माना जाता है। यह आर्यों का समय कहा जा सकता है। ठीक है, आर्यों का ये तरीके से एक पूरी थी। आर्यों द्वारा ये विकसित सभ्यता थी जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है?
इसका ऑप्शन है बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य जो माने जाते थे वह श्रेष्ठ माने जाते थे, बहुत कुलीन व्यक्ति जो होते थे वह माने जाते थे, और इसीलिए इनको एक तरीके से इनको एक बहुत अपर हैंड प्राप्त था बहुत जगह। यह इनके बारे में बहुत अच्छी बातें या अच्छी चीज़ें जो श्रेष्ठ लोगों में इनकी गिनती की जाती थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ए, जो ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीन वेद में माना जाता है। थोड़ा सा हम जानते हैं वेदों के बारे में। देखिए, वेद प्राचीन भारत के जो साहित्य है उससे रिलेटेड है। यह हिंदुओं का एक प्राचीनतम और सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। ठीक है, 4 भागों में विकसित है। सबसे जो पुराना मैंने आपको बताया ऋग्वेद, इसमें लगभग इसका जो मूल विषय गान है, इसमें सबसे सबसे ज़्यादा देवताओं का वर्णन है और ईश्वर की यह स्तुति की गई है। फिर यजुर्वेद, इसमें कार्य और यज्ञ की प्रक्रिया, मतलब यज्ञ जो कि आर्यों के समय एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था, लोग यज्ञ करते थे, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वह हमें इसमें देखने को मिलती है, और इसके मंत्र देखने को मिलते हैं, और ये गद्य के रूप में है। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट बुक के रूप में है। और फिर हम आता है सामवेद। सामवेद का जो प्रमुख विषय है वो उपासना है। इसमें संगीत के से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वह हमें सामवेद को देखने को मिलती है। और अर्थववेद, अर्थववेद में गुण, धर्म, आरोग्य और यज्ञ के लिए मंत्र दिए गए हैं। कवितामयी यंत्र हमें देखने को जो मिलते हैं वह हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं गायत्री मंत्र, जो कि एक बहुत पुराना और एक बहुत फेमस मंत्र है, जो वह हमें देखने को मिलता है, वह हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। उसका हमें जितना भी उदाहरण देखने को मिला है वह ऋग्वेद में ही देखने को मिला है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सांख्य। जो सांख्य धारा है, 4 प्रकार की धाराएं जो हमें देखें, उसमें जो सांख्य की जो धारा है वह भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हमें यह भी देखते हैं कि यह सब भारत के वैदिक युग की एक जो धाराएं हैं, 6 प्रकार की धाराएं हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। यह 6 प्रकार की हमें धाराएं देखने को मिलती हैं, और आरंभिक जो विचारधारा है वह हमें सांख्य से देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था? इसका सही ऑप्शन अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक। इसका सही ऑप्शन हम आपको बताते हैं। इसका सही ऑप्शन अवंतिका। एक सेकेंड, अवंतिका जो कि उज्जैन, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंतिका उस समय का एक महाजनपद था, जो कि एक बहुत प्रमुख महाजनपद था। उस समय उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह अवंतिका कहलाता है, और अवंतिका की उस समय जो राजधानी या अवंतिका, उसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। अब यह एरिया मालवा मध्य प्रदेश में हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यह हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग में को अपने अधीन किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेरियस। डेरियस एक ऐसा शासक था जो कि ईरान का जो एक शासक था, जिसने भारत के कुछ भाग को अपने हिस्से में अपने साम्राज्य के अधीन में किया था। ईरान के अधीन में उस समय भारत गया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हमें जैन धर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो पहले तीर्थंकर या जो प्रथम संस्थापक इनके हैं वह ऋषभवेद थे, और जो 23वें तीर्थंकर हैं वह पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उस समय इन्होंने संन्यास का जीवन को स्वीकार किया था, और जो महावीर स्वामी थे वह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है शाक्य। ठीक है, तो शाक्य जो समय था, जो उस समय की जो चीज़ें थी, जो महावीर का जन्म था वह 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धांत, जो कि घात्रक कुल के सरदार थे, और माता लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, इनके जो पत्नी का नाम था वह यशोदा, और पुत्री का नाम अनुरोजा प्रियदर्शनी था। इनके बचपन का नाम हम वर्धमान कह सकते हैं, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई की अनुमति से संन्यास का जीवन शुरू किया था।
सॉरी, इसका आंसर शाक्य नहीं होगा, शाक्य बुद्ध का है। इसका आंसर होगा जांत्रिक। शाक्य कुल में बुद्ध का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म जांत्रिक, या मैंने जैसे आपको भी बताया है गात्रिक कुल के सरदार थे उनके पिता, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसके बाद ये जिन जैसे कि अहर्त या निगृंत कहलाए थे, और इन्होंने अपना जो सबसे पहला उपदेश था वह प्राकृत भाषा में दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे महानिर्वाण प्राप्त, यानी कि मृत्यु जो थी उनको किस स्थान पे प्राप्त हुई थी, ये हम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, कुशीनगर। कुशीनगर में हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति करी थी। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में हम कुछ जानते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे। इनको लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी कहा जा सकता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुख्य थे। जैसे कि वह जैन धर्म के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जो उनके पिता थे वह घात्रक कुल के सरदार थे, और यह शाक्य कुल के सरदार थे इनके पिता। इनकी माता इनके जन्म के समय इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका लालन पालन था वह इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका विवाह जो था वह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, तो कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ। ठीक है, जो यह जो चीज़ होती है, इसके अलावा जो इसके बाद जो वहाँ की जो सांस्कारिक जो समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। इस जो प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्करण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इनको गया जो कि बिहार में स्थित है वहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, यह वहाँ पे कहा जाता है, और इसके बाद महापरिनिर्वाण जो कि मृत्यु, वह इन्हें कुशीनगर में प्राप्त हुई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है घोड़ा। घोड़ा जो है वह बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक होता है। इसके अलावा देखिए, इनके में 4 या 5 चीज़ें मानी जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इनके जो जन्म की चीज़ें हैं, बुद्ध के जीवन की, जन्म को कमल एवं साड़ का प्रतीक माना जाता है। गृह त्याग जैसे मैंने आपको बताया घोड़ा। इसके बाद ज्ञान, पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए माना जाता है। निर्वाण पद चिन्ह, वहाँ पे निर्वाण प्राप्त होता है। और मृत्यु स्तूप के लिए जो कहा जाता है, वह इनका जो है यह इनसे संबंधित कुछ चीज़ें हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि इस पूरे PDF में थे, जो कि एंशिएंट इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट जो कवर था। काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने सिर्फ इससे जुड़े हुए टॉपिक नहीं, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ऐसे और वीडियोस आएंगे हिस्ट्री के। इसके साथ आपको हिस्ट्री के अभी पार्ट वाइज वीडियो आएंगे, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इसके अलग आएंगे। ठीक है, तो आपको सारे वीडियोस अभी देखने को मिलेंगे। आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, और आपको इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।